चलिए आगे देखते हैं। अभी हमने सुबह पढ़ा था मेटेलिक और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के बारे में। तो अभी आगे देखते हैं हम कि जितने भी एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं, यानी कि जो सॉल्यूशंस हैं जिसके अंदर एसिड मिक्स है, यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन जिसको हम बोलेंगे, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। यानी कि किसी भी एसिड में से, एसिडिक सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, यानी कि उसमें से बिजली गुजर सकती है। इसका कारण है फॉर्मेशन ऑफ H+ आयन, क्योंकि उसके अंदर H+ आयन, हाइड्रोजन आयन जो है उसके अंदर प्रोड्यूस होता है, जिस कारण से उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने का अर्थ कि उसमें से बिजली पास होती है। एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो आपकी बुक के अंदर दिया गया है डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन जो लिया गया है। डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन जब लेंगे हम और उसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे और एक तरफ बल्ब लगाएंगे, तो आप पाएंगे कि वो जो बल्ब है वो जलने लगेगा। वो बल्ब क्यों जल रहा है? क्योंकि उस पानी के अंदर से, वो जो सॉल्यूशन है HCl का, उसके अंदर से बिजली पास हो रही है। तो ये बताता है हमको कि एसिड्स के अंदर, एसिडिक सॉल्यूशंस के अंदर से बिजली पास हो सकती है। आगे है एसिड्स और बेसेस इन अ वाटर सॉल्यूशन, कि एसिड और बेसेस को अगर वाटर के अंदर डाल दिया जाए तो क्या होता है। तो इसके लिए बताया गया है कि एसिड्स जब वाटर के अंदर मिलाए जाते हैं, यानी कि HCl एक एसिड है और H2O हमारा वाटर है, यानी कि एसिड HCl प्लस H2O, जब हमने HCl को H2O से रिएक्ट किया तो हमें मिलेगा हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन। हमें क्लोरीन आयन और हाइड्रोनियम आयन बनेगा। हाइड्रोनियम आयन जो है वो है H3O+। तो H3O+ जो है उसको हम हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। तो सिंपल अगर देखा जाए तो जब हम HCl या कोई भी एसिड को जब पानी के साथ ऐड करेंगे तो मिलेगा हमको हाइड्रोनियम आयन। और जो बेस है, बेस को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो वहां पे प्रोड्यूस करता है OH- आयन, OH नेगेटिव आयन वो प्रोड्यूस करता है। जबकि एसिड जो है वो H3O+ आयन प्रोड्यूस करता है, जबकि बेस जो है वो OH- आयन प्रोड्यूस करता है। अब इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो हम एग्जांपल लेते हैं बेस का। NaOH जो है वो एक बेस है। जब उसको वाटर के साथ रिएक्ट किया जाए, यानी कि उसको पानी में डाला जाए H2O के साथ, सो NaOH प्लस H2O, यानी कि NaOH हमारा बेस है, H2O वाटर, इन दोनों को जब रिएक्ट करवाया जाएगा तो Na+ आयन सोडियम आयन बनेगा और दूसरी तरफ OH नेगेटिव, यानी कि OH- जिसको हम हाइड्रोक्साइड आयन भी कहेंगे, ये बनेगा। वैसे अगर दूसरा एग्जांपल आप लेना चाहें तो KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है, उसको जब वाटर के साथ मिलाएंगे H2O के साथ, तो KOH प्लस H2O विल गिव K+ आयन एंड OH नेगेटिव आयन। आगे हम देखते हैं अल्कालीज के बारे में। अल्कालीज क्या है? All bases do not dissolve in water. An alkali is a base that dissolves in water. Common alkalis are NaOH, sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide and ammonium hydroxide. अब यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी बेसेस हैं वो सब पानी के अंदर नहीं मिलती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी बेसेस हैं, एसिड्स पानी में मिल जाते हैं, लेकिन बेसेस जो हैं वो सब पानी के अंदर नहीं मिलते हैं। लेकिन एक अल्काली हम उस बेस को कहेंगे। अल्काली किस तरह का बेस है जो पानी के अंदर मिल जाता है। तो अल्काली के बारे में आप समझ गए होंगे कि जो बेसेस हैं वो सब पानी के अंदर ऐड नहीं होते हैं, लेकिन अल्कालीज, जो बेसेस पानी के अंदर ऐड हो जाते हैं, उनको अल्कालीज कहा जाता है। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब जो मैंने अभी नाम दिए, एग्जांपल्स दिए आपको, ये सब वो बेसेस हैं जिनको हम अल्कालीज कह सकते हैं। अल्कालीज क्यों कहते हैं उनको? क्योंकि वो पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं। अब ये भी कह सकते हैं कि जितने भी अल्कालीज हैं वो सब पानी में तो ऐड हो सकते हैं, इसीलिए उनको अल्कालीज कहा जाता है। तो सब अल्कालीज जो हैं वो सब बेसेस हैं, लेकिन सब बेसेस जो हैं वो पानी में ऐड नहीं होते, इसलिए सब बेसेस को हम अल्कालीज नहीं कह सकते। अल्कालीज का मतलब जो पानी में ऐड होती हैं वो बेसेस। पहली बात तो अल्कालीज बेस ही है, वो बेस जो पानी में ऐड होता है। अब पानी में ऐड होने वाली बेस मतलब वो बेस तो है ही, लेकिन हर एक बेस जो है वो अल्काली नहीं हो सकती, क्योंकि हर एक बेस पानी में ऐड नहीं हो सकती। सिर्फ अल्कालीज ही हैं जो पानी में ऐड हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं। जब हम एसिड और बेस को पानी में मिलाते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशन रखना पड़ता है। एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू वाटर विद कांस्टेंट स्टिरिंग एज इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
आपने नोटिस किया होगा, अब जो एसिड आता है घरों में, हम टाइल्स क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं एसिड, जब हम उसको पानी के साथ मिक्स करते हैं तो एकदम से काफी धुआं निकलने लगता है पानी में से। आप करके देखिएगा कभी, बट बी केयरफुल। तो एसिड्स जो हैं, जब उसको हम पानी में ऐड करते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि आपने नोटिस किया होगा धुआं सा निकलता है काफ़ी सारा। तो अगर आप उस चीज़ को, एसिड को अगर आप प्रॉपर्ली मिक्स करना चाहते हैं पानी के साथ, तो सबसे पहले जब पानी के अंदर आप एसिड ऐड करते हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा ऐड करने के बाद कॉन्स्टेंटली हिलाना पड़ता है, यानी कि स्टीयरिंग करना पड़ता है, हिलाते रहना पड़ता है। हिलाते रहने से वो समान रूप से पूरे पानी के अंदर मिक्स हो जाता है और एकदम से जो एनर्जी क्रिएट होने वाली है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जैसे ये, वो एकदम से क्रिएट नहीं होगी। इस कारण से हमें प्रिकॉशन के तौर पे एसिड जब पानी में ऐड करते हैं तो थोड़ा थोड़ा ऐड करने के साथ साथ उसको कंटिन्यूअस हिलाना भी चाहिए। आगे देखते हैं अभी। When an acid or a base is mixed with water, they become dilute. जब एसिड और बेस को पानी में मिला दिया जाएगा तो वो डाइल्यूटेड हो जाते हैं। डाइल्यूटेड एसिड, डाइल्यूटेड बेस, यानी कि जब हमने एसिड और बेस को पानी के अंदर मिक्स कर दिया तो हम उसको डाइल्यूट कह सकते हैं। इससे क्या होगा? दिस रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम इन एसिड्स एंड बेसेस रिस्पेक्टिवली, यानी कि नंबर ऑफ H+ आयंस एंड OH- आयंस रिड्यूस। यानी कि कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि जब एसिड या बेस को पानी में मिला देते हैं उससे क्या होगा, आपने थोड़े से एसिड को पूरे पानी के साथ मिला दिया, यानी कि पानी ज्यादा है और आपने एसिड कम लिया, तो एसिड पूरे पानी के अंदर बराबर मात्रा में, समान मात्रा में फैल जाएगा, जिससे उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। इसका मतलब कि उसके अंदर जो हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस होने वाले हैं एसिड के मिलने से या फिर बेस के मिलने से, जो हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस होने वाले हैं, वो सब इक्वल तौर पे सब जगह बढ़ जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप कोई चीज, कोई भी एग्जांपल के तौर पे एक चीज लें आप, अगर उसके अंदर आप पूरे के अंदर समान रूप से, अब आपने शक्कर जब पानी के अंदर या नींबू पानी के अंदर कोई भी आपने ऐसा लिक्विड बनाया पीने के लिए, उसके अंदर आपने जब शक्कर ऐड की, चीनी ऐड की और उसको अच्छे से हिलाया नहीं, तो क्या होगा, जब ऊपर से जब आप एक ग्लास में डाल के किसी दूसरे को दोगे वो पीने के लिए, तो उसको वो कम मीठा लगेगा, और जब उसको आप खुद पियोगे नीचे से तो वो आपको ज्यादा मीठा लगेगा। इसका कारण क्या है कि जो शक्कर, जो चीनी आपने उसमें डाली थी, उसको पूरी तरह से मिक्स नहीं किया था। मिक्स ना करने की वजह से जो ऊपर का हिस्सा था, पानी ऊपर का जो ड्रिंक था, वो ज्यादा मीठा नहीं हो पाया और वो कम मीठा रहा, जबकि नीचे का हिस्सा जिसके हिस्से में आया, नीचे वाला पानी जो था, वो काफी मीठा था। क्यों? उसके अंदर क्योंकि शक्कर की मात्रा काफी ज्यादा थी। तो अगर आप उसको प्रॉपर्ली हिला देंगे, स्टिर कर देंगे, तो उसकी जो शक्कर की जो पावर है वो पूरे लिक्विड के अंदर इक्वली एक्सपेंड हो जाएगी, इक्वली स्प्रेड हो जाएगी। इससे क्या होगा, सबके हाथ में, सबके जो हिस्से में समान रूप से मीठा पानी आएगा। तो वैसे यहाँ पर एसिड्स के साथ भी हो रहा है कि अगर आप एसिड को पानी के अंदर प्रॉपर्ली अगर आप स्टिर करके डालेंगे तो पूरे जो वाटर के अंदर, पूरे लिक्विड के अंदर, पूरे सॉल्यूशन के अंदर एसिड के जो आयंस हैं, H+ आयंस, वो बराबर रूप से इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, और बेस के साथ भी ऐसा ही, वो भी इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, और इसको हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस। अब आगे है हमारा टॉपिक स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस। अब एसिड और बेस की स्ट्रेंथ के बारे में जानते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H+ आयंस एंड OH- आयंस प्रोड्यूस्ड रिस्पेक्टिवली। अब किसी भी एसिड के अंदर H+ आयंस कितने हैं या फिर OH- आयंस कितने हैं, इस पे डिपेंड करता है उसकी स्ट्रेंथ। अगर OH- आयंस यानी हाइड्रोक्साइड आयंस ज्यादा हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और अगर उसके अंदर H+ आयंस ज्यादा है तो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। विद द हेल्प ऑफ a universal indicator we can find the strength of an acid or base as it shows different colors at different concentrations of hydrogen ions in a solution। अब इसके लिए एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज किया जाता है। इंडिकेटर मैंने आपको पहले बताया था क्या होता है। इंडिकेटर जो हमको बताया कि ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ये एसिड है या बेस है, जो हमें वो बताता है, जो इंडिकेट करता है कि वो एसिड या बेस है, उसको हम इंडिकेटर कहते हैं। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज किया जाता है जो हमें बताता है कि जो एसिड है या जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, हाईली एसिडिक है, या कम एसिडिक है, या बेसिक है, या हाईली बेसिक है। तो उसके ऊपर जो एक मीटर लगा होता है, उस मीटर के द्वारा यानी कि हमको आइडिया लग जाता है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है। अब एसिडिटी या बेसिसिटी मापने के लिए एक स्केल बनाया गया है, जिसको इंडिकेटर के तौर पे अभी मैंने जो आपको बताया। अब उसको हम पीएच स्केल भी कहते हैं। उसके ऊपर मार्किंग रहती है 0 से लेके 14 नंबर्स तक की, इसको बोलते हैं पीएच स्केल।
पीएच स्केल जो है वो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बताता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। जब आप कोई सॉल्यूशन लेंगे और उसमें वो पीएच स्केल उसका मापेंगे तो वहां पर 0 से 14 तक की रीडिंग आएगी। पीएच का मतलब होता है पोटेंस, जो कि एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। पीएच स्केल जिसको हम बोलते हैं, इसका अर्थ है पोटेंस मतलब एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। तो ये स्केल जो है ये 0 से लेकर 14 तक की 14 तक की हमको रीडिंग देता है। 0 मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक और 14 मतलब अल्कलिन यानी कि बहुत ही ज्यादा बेसिक। और 7 का मतलब होता है न्यूट्रल। 7 का अर्थ होता है न्यूट्रल, यानी कि 7 मतलब वहां पर कोई भी ज्यादा बेसिसिटी या फिर उसकी एसिडिटी नहीं है। 7 मीन्स न्यूट्रल। तो 0 से लेकर 14 तक, 0 मतलब एसिडिक वेरी हाई एसिडिक, 14 मतलब बेसिक वेरी हाईली बेसिक एंड 7 मीन्स न्यूट्रल, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। तो वाटर जो है वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। वाटर ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। अब हम पढ़ेंगे पीएच पेपर के बारे में। पीएच पेपर क्या है? पीएच पेपर एक ऐसा पेपर है जिसका उपयोग पीएच मापने के लिए किया जाता है। पीएच यानी कि आपको पता लगाना है कि एसिडिक है बेसिक है, उसको मापने के लिए जो पेपर का यूज होता है उसको हम बोलते हैं पीएच पेपर। अब हम आगे पढ़ेंगे अभी इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे जीवन के अंदर किस प्रकार से जो पीएच है उसका इंपॉर्टेंस है। तो पीएच का इंपॉर्टेंस सबसे पहले हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि पीएच का इंपॉर्टेंस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या है। हमारे जो स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करती है, यानी कि हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये डाइजेशन में हेल्प करता है फूड। यानी कि आप जानते हैं कि हम नींबू पीते हैं, नींबू खट्टा होता है, तो उससे हमें थोड़ा डाइजेशन हमारा अगर खराब होता है, कुछ ऐसा होता है, तो हम लोग सिट्रस चीज़ें यानी कि जैसे कि नींबू हो गया ये चीज़ लेते हैं, तो उससे थोड़ा डाइजेशन हमें बेटर लगता है। तो वैसे ही हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। हमारे पेट के अंदर जब डाइजेशन ठीक नहीं होता है, यानी कि इनडाइजेशन की स्थिति में क्या होता है? इनडाइजेशन का मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर एसिड ज्यादा मात्रा में, यानी कि अगर आपको डाइजेशन में कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो इसका मतलब आपके पेट के अंदर एसिड की मात्रा जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। और ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से आपको पेट में दर्द भी होगा, इरिटेशन जैसा फील होगा, एसिडिटी जिसको हम कह सकते हैं, पेट जलने लगेगा थोड़ा। तो ये जो स्थिति है ये क्या है? ये उत्पन्न होती है बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो पेट में आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है वो लिमिटेशन में होता है, लेकिन यहाँ पर वो ज्यादा मात्रा में हो रहा है जिससे आपको दिक्कत होती है। अब आपको इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपने देखा होगा एक आपको मिल्की कलर की, एक पिंकिश कलर की एक दवा देता है पीने के लिए। और वो जो दवा है वो एक बेस है जिसको हम एंटासिड भी कहते हैं। वो एक बेसिक सॉल्यूशन है, आपने नोटिस किया होगा। एक्चुअली वो कई कलर्स में आती है, लेकिन मोस्टली वो, इसका नाम भी मैं आपको बता सकता हूँ, डाइजिन आती है। और डाइजिन नाम से उसकी टैबलेट्स भी आती हैं और वो सिरप भी आता है पीने के लिए। उसका कलर होता है पिंकिश कलर का, बहुत ही गाढ़ी दवाई होती है, बहुत ही टाइट थिक रहती है वो दवाई। उसको पीने से हमारे पेट के अंदर जो एसिड की मात्रा है वो कंट्रोल हो जाती है, वो लेवल में आ जाती है। अब डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो आपको पेन के लिए दवा देता है, फिर एंटासिड देता है ताकि आप उसको जो आपके पेट में एसिड, आप उस एसिड को निकाल नहीं सकते लेकिन उस एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, यानी कि जितना एसिड बढ़ गया है हम उसमें थोड़ा बेस ऐड कर देंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो जो आप एंटासिड लेते हैं उससे जो ज्यादा एसिड है वो बेस के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमारे पेट की जो जलन है, जो एसिडिटी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे पेट के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बनना है उसको कम किया जा सकता है और हमें एसिडिटी की स्थिति में काफी रिलीफ मिलता है। आगे हम पढ़ेंगे पीएच ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन जो है उसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। जब आसमान से एसिड की बारिश होती है, यानी कि जब बारिश के साथ कुछ एसिडिक सब्सटेंसेस भी धरती पर आते हैं तो उसको हम बोलते हैं एसिडिक रेन। अब when pH of rain water is less than 5.6 it is called acid rain। जब रेन वाटर का जब हम pH मापेंगे, अगर वो pH 5.6, pH कैसे मापेंगे? pH स्केल के ऊपर जो मैंने आपको बताया। तो आप जानते हैं कि 7 जो है वो न्यूट्रल है यानी कि वाटर, और 7 से ऊपर बेसिक है और 7 से नीचे एसिडिक है। तो अगर रेन वाटर की अगर जो pH मापी जाए और वो 5.6 निकले या फिर उससे कम निकले, लेस देन 5.6, तो उसको हम एसिड रेन कह सकते हैं।
फ्लो ऑफ एसिडिक रेन इन वाटर बॉडीज मेक्स देम एसिडिक। अब एसिड रेन जब होती है, जब आप जानते हैं कि 5.6 अगर उसका पीएच है तो इसका मतलब एसिडिक रेन है। तो एसिड रेन जब होती है तो वो सारा पानी, बारिश का पानी कहाँ जाता है? नदियों में, समंदर में जाता है। तो उससे सारी जो वाटर बॉडीज हैं वो एसिडिक हो जाती है, यानी कि सारी जो पानी जो हमारे यहाँ पर जल तंत्र है जिसके अंदर भी पानी है, नदियाँ हैं, नाले हैं, वो सब एसिड के पानी से भर जाएंगे, यानी कि वो भी एसिडिक हो जाएगा। इससे जो एक्वेटिक एनिमल है, यानी कि जो पानी के अंदर रहने वाले जानवर हैं, उनके जीवन के ऊपर बहुत बड़ा खतरा हो सकता है इससे। तो इससे इवन जो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनको भी नुकसान होने का खतरा रहता है। जैसे आप जानते हैं कि हमारा ताजमहल जो है, जो कि संगमरमर से बना हुआ है, संगमरमर से, वाइट मार्बल से, जब एसिड रेन हुई तो उससे वहाँ जो हमारा मार्बल था ये ताजमहल का, वो पूरा पीला पड़ गया। तो वो हमारा एक धरोहर है, हमारा हेरिटेज है, तो उसको बचाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग उसको देखने विदेशों से आते हैं। तो टूरिज्म का एक बहुत बड़ा टूरिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारा ताजमहल। तो इस प्रकार से जो एसिडिक रेन है, एसिड रेन जो है, वो वाटर बॉडीज को भी गंदा करती है, एक्वेटिक लाइफ के लिए भी वो खतरा है, और इवन इससे हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको भी काफी बड़ा खतरा होता है। आगे हम पढ़ेंगे पीएच ऑफ सॉइल। प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। अब प्लांट्स जो हैं उनको बढ़ने के लिए एक मीडियम रेंज चाहिए ऐसे पीएच की, यानी कि बहुत ज़्यादा पीएच एसिडिक भी नहीं होना चाहिए और बेसिक भी नहीं होना चाहिए। इफ पीएच ऑफ सॉइल of any particular place is less or more than normal, then the farmers add suitable chemicals to it। अब जैसे कि हमने एसिड के बारे में पढ़ा, एसिडिक रेन के बारे में, वैसे ही जब धरती का सॉइल का पीएच ज़्यादा या कम है, यानी कि वो एसिडिक या बेसिक नेचर शो कर रही है, तो वहाँ पर जो किसान है, फार्मर्स हैं, वो कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स उसके अंदर ऐड करते हैं ताकि उसको बैलेंस में नॉर्मल किया जा सके। द एडिशन ऑफ दीज केमिकल्स cause excessive damage to the nutrients of the soil and decreases natural fertility। और ये जो केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, तो आप जानते हैं जैसे केमिकल्स हैं जो हम लोग सॉइल के अंदर ऐड करते हैं, इससे सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी है, जो उसकी नेचुरल ताकत है, वो ताकत खत्म हो जाती है, धीरे धीरे वो खराब हो जाती है। जैसे कि आप साइंस में पहले 9th में भी पढ़ चुके हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना हमें बहुत कम चाहिए, और जहाँ तक हो सके हमें नेचुरल फर्टिलाइजर यानी कि मैन्योर का यूज़ करना चाहिए। तो केमिकल फर्टिलाइजर से जो है वो जल्द ही जो धरती है उसकी उपजाऊपन, उसकी जो फर्टिलिटी है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है, और एक समय आता है वो जब बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, बंजर हो जाती है। इसके अलावा आवर बॉडी फंक्शंस बिटवीन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 to 7.8। हमारी जो बॉडी है इसकी फंक्शनिंग के लिए 7 से लेकर 7.8 तक का पीएच रहता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन द नैरो रेंज ऑफ पीएच। हमारा जो सर्वाइवल है वो बहुत ही ज़्यादा अगर बदलाव आएगा तो वी कांट सर्वाइव इन दैट। तो हमारी जो बॉडी के अंदर जो पीएच रेंज रहती है वो 7.0 से लेकर 7.8 तक रहती है। इसके अलावा हम देखते हैं टूथ डिके एंड पीएच। हमारे जो दांत सड़ जाते हैं उसके बारे में पीएच का उसमें क्या रोल है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूसेस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर। हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया रहता है। आप जानते हैं, ब्रश करते हैं, बोलते हैं, टीवी में रोज सुनते हैं कि कॉलगेट से ब्रश कीजिए, या डिफरेंट तरह के टूथपेस्ट आते हैं, कीटाणुओं को, जर्म्स को मार देंगे, ऐसे सुनने में आता है। तो हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरियाज हैं, और जो बैक्टीरियाज हैं वो हमारे मुंह के अंदर एसिड प्रोड्यूस करते हैं, शुगर और दूसरे फूड पार्टिकल्स जो हमारे मुंह में रह जाते हैं, जो भी हम खाते हैं चीज़ें, उनको सड़ाकर वो वहाँ पर, आप जानते हैं जब हम सोने से पहले भी रेकमेंड किया जाता है कि ब्रश करिए, ताकि मुंह के अंदर कुछ भी खाने के टुकड़े रहेंगे तो बैक्टीरिया उसको सड़ा देंगे। तो उसके सड़ने से जो एसिड प्रोड्यूस होगा हमारे माउथ के अंदर, वो एसिड जो है वो हमारे दांतों के लिए ठीक नहीं है, वो हमारे दांतों को सड़ा सकता है। टूथ डिके बिगिंस बिलो द पीएच 5.6। टूथ डिके यानी कि हमारे दांतों का सड़ना कब शुरू होता है? जब पीएच लेवल 5.6 से नीचे हो जाता है। जब पीएच लेवल 5.6 से नीचे हो जाता है तब। अब इसमें आप देखेंगे कि जब हम टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं तो टूथपेस्ट का जो नेचर है वो बेसिक नेचर है। व्हाइट कलर का आप जो कोलगेट यूज़ करते हैं वो एक बेस है। तो जब मुंह के अंदर एसिड बढ़ जाता है, यानी कि 5.6, यानी कि जितना वो नीचे आता जाएगा हमारे मुंह के अंदर एसिड उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो जब वो एसिड नीचे आएगा, यानी कि पीएच वैल्यू नीचे जाएगी, तो एसिडिटी बढ़ती जाएगी। तो मुंह के अंदर जब एसिड बढ़ जाएगा तो ऐसी स्थिति में हमें ब्रश करना पड़ेगा। जैसे हमने पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस पिया था, यानी कि वो जो एंटासिड पिया था उससे वो न्यूट्रलाइज होगा, वैसे ही हमें मुंह में, अब मुंह के अंदर, यानी कि हम पिएंगे नहीं उसको, क्योंकि
क्योंकि वो पेट की समस्या नहीं, वो सिर्फ मुंह की समस्या है। तो इसके लिए हम जो मुंह के अंदर जो हमारे एसिड है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस यानी कि टूथपेस्ट जो है उसको लगा के हम जब ब्रश करते हैं, तो ब्रश करने से जो हमारे मुंह के अंदर एसिड है वो बेस के यूज से वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, और जो कीटाणु है मुंह के अंदर जो एसिड है वो खत्म हो जाता है, और हमारे दांतों का सड़ना कम हो जाता है और धीरे धीरे बंद ही हो जाता है। इस तरीके से हम जो दांतों के सड़ने को रोक सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें बी स्टिंग की, यानी कि जब आपको मधुमक्खी काट लेती है उस समय, मधुमक्खी या फिर आंट जो रहती है हमारी, चींटी रहती है, उनकी जो स्टिंग होती है, जब आपको खासकर मधुमक्खी का जो डंक जो रहता है वो काफ़ी पीड़ा देता है हमें, यानी कि उसके काटने के बाद हमें काफ़ी जलन, इरिटेशन सी होने लगती है, खुजली होने लगती है उस पर्टिकुलर जगह पर। आपने नोटिस किया होगा। ये कैसा क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनकी जो स्टिंग होती है, उनकी जो बाइट होती है, उसके अंदर मेथेनोइक एसिड होता है। क्या होता है उसके अंदर? मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड के कारण वहाँ पर पेन और इरिटेशन हमें फील होता है। अब वो एसिडिक है, जो उनका जो डंक है, जो बी का स्टिंग है या आंट का स्टिंग है, वो एसिडिक है। उस कारण हमारी बॉडी के अंदर जल्दी ही एसिड बढ़ने लगता है, यानी कि उस पर्टिकुलर जगह पर, जिससे हमें इरिटेशन होने लगती है और दर्द भी होने लगता है। अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? अभी तक हमने देखा कि एसिड बढ़ रहा है तो उसको कम करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? बेस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर भी हम बेस का यूज़ करके एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में हम लोग बेस का यूज़ करके, यानी कि जैसे कि बेकिंग सोडा हो गया, उसको अगर आप जहाँ पर आपको मक्खी ने काटा है उस जगह पर आप बेकिंग सोडा रगड़ेंगे थोड़ी देर के लिए, तो इससे आपको रिलीफ मिलेगा। बाकी हम अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।